नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास इश्तिहारी मुजरिम पार्ट 7। हॉल में लगी दीवार घड़ी ने 11 बजाए। इमारत में पूर्ण निस्तब्धता थी। कभी कभी सीढ़ियों के निचले सिरे पर मौजूद घनश्याम या ऊपर के सिरे पर मौजूद वजाहत अली की आहट या कोई छोटी मोटी बातचीत की आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती थी। मैं बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। 12 बज गए। मैंने पहलू बदला। अब तक वे दोनों अवश्य थोड़े बहुत असावधान हो गए होंगे, और नहीं तो नींद की खुमारी ने ही उन्हें थोड़ा बहुत असावधान कर दिया होगा। 12:30 बजने के थोड़ी देर बाद मैंने हाथ बढ़ाकर बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया। इमारत में एकदम गहरा अंधेरा छा गया। घनश्याम, वजाहत अली का व्यग्र स्वर सुनाई दिया। यह क्या हुआ? बत्ती चली गई मालूम होती है साहब, घनश्याम सावधान स्वर से बोला। कोई फ्यूज उड़ गया होगा, जरा मेन स्विच पर देखो। माचिस, मोमबत्ती और फ्यूज वायर मेन स्विच के ऊपर ही पड़ी है। टॉर्च पता नहीं कहाँ रख बैठा हूँ। फ्यूज देखता हूँ। मैं दरवाजे की बगल में एकदम दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। घनश्याम उस ओर बढ़ रहा था। जो ही उसने दरवाजा खोलकर भीतर कदम रखा, मैंने उसे दबोच लिया। वह मेरे ही कद का, मेरे ही जैसा हल्का फुल्का आदमी था। मैंने अपनी एक बांह मजबूती से उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी और दूसरे हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी से सटा दी। खबरदार, मैं उसके कान में फुफकारा। जरा भी आवाज़ निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। उसके मुंह से धीमी सी गौं गौं की आवाज़ निकली। राइफल गिरा दो। उसने आदेश का पालन किया। राइफल जमीन पर लुढ़क गई। राइफल जमीन पर गिरने की हल्की सी खट की आवाज़ भी वजाहत अली के कानों तक पहुंच गई। घनश्याम, वह एकदम बोला। क्या हुआ? कहो। अनजाने में राइफल जमीन पर गिर गई थी, मैं उसके कान में बोला, और गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी। कोई और शब्द मुंह से ना निकले। कुछ नहीं हुआ साहब, घनश्याम खोखली स्वर से बोला। अनजाने में राइफल जमीन पर गिर गई थी। फ्यूज देखा? कहो। फ्यूज ठीक है, मैं बोला। यहाँ मोमबत्ती नहीं है, लेकिन तुमने टटोल कर देखा है, बत्ती पीछे से ही गई हुई है। उसने मेरी बात दोहरा दी। लेकिन मोमबत्ती वगैरह तो हमेशा ही वहीं रहती है, कहीं इधर उधर गिर गई होगी, वह मेरे निर्देश पर बोला। अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा है। हॉल में बीच की मेज पर देखो, शायद वहाँ मेरी टॉर्च पड़ी हो। अच्छा जी। मैंने उसे कुछ क्षण वहीं खड़ा रहने दिया और फिर बोला, उसे कहो कि टॉर्च मेज पर नहीं है। टॉर्च मेज पर नहीं है साहब, घनश्याम बोला। पता नहीं कहाँ रख बैठा हूँ मैं। तुम कहाँ हो? नीचे सीढ़ियों के पास, मेरे निर्देश पर वह बोला। तुम ऊपर आओ, मैं नीचे आकर टॉर्च या मोमबत्ती तलाश करता हूँ। अच्छा साहब, मेरे निर्देश पर घनश्याम बोला। मैं घनश्याम से एक कदम परे हटा। रिवॉल्वर मैंने नाल की ओर से पकड़ ली, और फिर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। घनश्याम के मुंह से एक हल्की सी करहा निकली और उसका शरीर हवा में लहराया। उसके धराशायी होने से पहले ही मैंने उसको थाम लिया और फिर धीरे से उसे मीटरों से परे एक कोने में लिटा दिया। मैंने उसे अच्छी तरह हिलाकर देख लिया। वह पूर्णतः अचेत था। मैंने उसकी राइफल संभाली और सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे से केबिन से बाहर निकल आया। मैंने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदाजे से उस मेज की ओर बढ़ा जहां राइफल और टॉर्च पड़ी थी। मैंने टॉर्च उठाकर अपनी जैकेट की जेब में डाल ली। मैं सीढ़ियों के समीप पहुंचा। वजाहत अली, क्या बात है? उसी क्षण ऊपर से अजीत का स्वर सुनाई दिया। कुछ नहीं, वजाहत अली बोला। बत्ती चली गई है। मैं नीचे टॉर्च तलाश करने जा रहा हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। बत्ती कैसे चली गई? अजीत सतर्क स्वर से बोला। बत्ती कैसे चली जाती है? पीछे से करंट बंद हो गया होगा, और क्या? कहीं विमल ने टेलीफोन की तरह बिजली की तारें भी तो नहीं काट दी? हो सकता है, लेकिन इससे उसे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? भीतर तो वह कदम नहीं रख सकता। फिर भी, और फिर शायद फ्यूज़ ही उड़ी हो। मैं टॉर्च तलाश करके अच्छी तरह देखता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। अच्छा, अजीत अनिश्चित स्वर से बोला। घनश्याम, वजाहत अली झल्लाए स्वर से बोला। कहाँ मर गया है? मैं यहाँ हूँ साहब, मैं जानबूझकर खांसता हुआ घर घराती आवाज़ से बोला। ऊपर क्यों नहीं आते हो? आया साहब, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
आधे रास्ते में वजाहत अली मेरी बगल से गुजरा। निपट अंधकार में उसका मुझे पहचान पाना असंभव था। मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर सीढ़ियों के दहाने के पास मुझे एक साया दिखाई दिया। वह जरूर अजीत था, जो अभी तक अपने कमरे में नहीं गया था। घनश्याम, मेरे समीप आने की आहट पाकर वह बोला। हाँ साहब, मैं खांसता हुआ बोला। यह तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? पता नहीं साहब, लेकिन घनश्याम यह आवाज़, तुम तो। खेल चौपट होने जा रहा था। अजीत शायद मेरी आवाज़ पहचान गया था। मैंने राइफल अपने हाथों से निकल जाने दी। अंधकार में अपने दोनों हाथ आगे फैलाए मैं अजीत की ओर झपटा। उसकी एक बाह मेरे हाथ में आ गई। अजीत चिल्लाया। साहब, मैं गला फाड़कर चिल्लाया। वह यहाँ है, उसने मेरी राइफल छीन ली है। वह सीढ़ियों की ओर भाग रहा है। गोली चलाइए साहब। और साथ ही मैंने अजीत की बाह खींची और उसे पूरी शक्ति से सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। अजीत के मुंह से एक चीख निकली। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ चुका था। वह सीढ़ियों पर कलाबाजी खा गया। लकड़ी की सीढ़ियों पर उसका भारी शरीर के लुढ़कने से बहुत शोर मचा। तभी नीचे से फायर हुआ। अजीत, अजीत! पहली मंजिल के किसी कमरे से रश्मि चिल्ला रही थी। क्या हो रहा है? अजीत के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। साहब, मैं फिर चिल्लाया। उसे गोली लग गई मालूम होती है। और साथ ही मैंने राइफल सीढ़ियों पर लुढ़कते अजीत के पीछे उछाल दी और स्वयं दीवार की ओट में हो गया। एक और फायर हुआ। अजीत का कलाबाजियां खाता शरीर और खड़खड़ करती हुई राइफल दोनों लगभग एक साथ हॉल के फर्श से जाकर टकराए और फिर शांति छा गई। कई क्षण इमारत में मरघट का सा सन्नाटा छाया रहा। मैं नीचे आ रहा हूँ साहब, मैं चिल्लाया। मुझे भय था कि वह धोखे में मुझे भी न शूट कर दे। मैं दो सीढ़ियाँ फांदता हुआ नीचे भागा। नीचे घुप अंधेरे में मैं सीधा वजाहत अली से जाकर टकराया। संभल के हरामजादे, वजाहत अली गरजा। माफ़ी चाहता हूँ साहब, मैं हकलाता हुआ बोला। अब मुझे मालूम था कि वजाहत अली कहाँ था। मैं 2 कदम पीछे हटा, तभी मेरे पैर राइफल से टकराए। मैंने झुककर राइफल उठा ली और फिर एक भी क्षण बर्बाद किए बिना मैंने राइफल को दोनों हाथों में पकड़कर पूरी शक्ति से लाठी की तरह वजाहत अली की दिशा में घुमा दिया। पता नहीं राइफल वजाहत अली के शरीर के कौन से भाग से टकराई। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और फिर मुझे उसके धड़ाम से जमीन पर गिरने की आवाज़ आई। मैं कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा। जब वजाहत अली की दिशा में कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने राइफल फेंक दी। मैंने जेब से टॉर्च निकाली। टॉर्च के प्रकाश के सहारे मैं सीढ़ियों के नीचे बने केबिन तक पहुंचा और मेन स्विच ऑन कराया। इमारत के कोने कोने में फिर प्रकाश फैल गया। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियों के पास फर्श पर वजाहत अली और अजीत एक दूसरे से गुड़मुड़ हुए पड़े थे। मैंने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। अजीत मर चुका था। वजाहत अली की दोनों गोलियां उसे लगी थी। एक छाती में घुस गई थी और दूसरी नाक और उसके आसपास के अधिकतर भाग के परखच्चे उड़ाती हुई खोपड़ी में घुस गई थी। अजीत का खूबसूरत चेहरा उस समय खून से सना हुआ मांस का लोथड़ा बना हुआ था। इतना विभत्स दृश्य था कि मुझे उबकाई आ गई। मैंने जल्दी से उसकी ओर से निगाहें फेर ली। वजाहत अली भी बेहोश पड़ा था। राइफल का कुंदा उसकी खोपड़ी से टकराया था। खोपड़ी खुल गई थी और उसमें से बुरी तरह खून बह रहा था। मैंने वजाहत अली की रिवॉल्वर और दोनों राइफलें उठा ली और सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपरी मंजिल पर 5-6 कमरे थे। पहला कमरा खुला था। दोनों राइफलें और रिवॉल्वर मैंने उस कमरे में छुपा दी। अगले 3 कमरे भी खुले थे। 5वें कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद था। जरूर उसी में रश्मि थी। मैं उस कमरे के सामने कुछ क्षण ठिठका सा खड़ा रहा। फिर मैंने दरवाजे पर पहले 3 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार दस्तक दी। दरवाज़ा तुरंत खुला। चौखट पर रश्मि दिखाई दी। हेलो डार्लिंग, मैं मुस्कुराकर बोला। लॉन्ग टाइम नो सी। शायद उसने मुझे आवाज़ से पहचाना। मेरी चश्मा रहित हिप्पी सूरत से तो वह मुझे तुरंत नहीं पहचान पाई होगी। उसके मुंह से एक भय भरी चीख निकली और उसने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लेने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद न हो सका। मैं अपना पाँव पहले ही दरवाजे की चौखट में फंसा चुका था। मैंने अपना दायां हाथ उसकी छाती पर रखा और उसे जोर से पीछे को धक्का दिया। दरवाजे से उसकी पकड़ छूट गई और वह लड़खड़ाती हुई अपने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करती हुई
कई कदम पीछे हट गई। मैंने बड़े इत्मीनान से कमरे के भीतर कदम रखा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह गला फाड़ कर चिल्लाई। खूब चिल्लाओ, चिल्लाओ, मैं शांति से बोला। अपने चाहने वालों के नाम ले लेकर उन्हें आवाज़ दो, उन्हें मदद के लिए बुलाओ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने की स्थिति में नहीं है। वह फटी फटी आंखों से मुझे घूरती रही। तुम, वह कंपित स्वर से बोली, तुम क्या चाहते हो? अजीब सवाल है, मैं बनावटी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। तुम्हारे पास और है ही क्या? क्या आज मैं तुम्हें पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा? वह चुप रही। मैं उसकी ओर बढ़ा। नहीं नहीं, वह आतंकित स्वर में चिल्लाई, मेरे पास ना आना। कमाल है, सुंदर नगर के फ्लैट में तो तुम मुझे अपने से कतई अलग नहीं करना चाहती थी। वह भयभीत सी और पीछे हटने लगी। मैंने झपट कर उसे बालों से पकड़ लिया। दूसरे हाथ का एक झन्नाटेदार झापड़ मैंने उसके गाल पर रसीद किया और उसके बाल छोड़ दिए। उसके मुंह से फिर एक चीख निकली और वह उलटकर पलंग पर जाकर गिरी। मैं इत्मीनान से चलता हुआ उसके सिर पर पहुंच गया। उठकर खड़ी हो जाओ, मैं कर्कश स्वर से बोला। वह सुबकने लगी। मैंने उसे बालों से पकड़ा और एक झटके से उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। अब वह भय और आतंक से कांप रही थी। विमल, वह रोती हुई बोली, मुझ पर रहम करो, भगवान के लिए मुझ पर और जुल्म मत ढाओ। मैं क्यों रहम करूं तुम पर? मैं क्रूर स्वर से बोला। तुम लोगों ने रहम किया था मुझ पर। तुम लोगों ने तो मुझे फांसी पर लटकवाने में कसर नहीं छोड़ी थी और मुझे गुमराह रखने में और पुलिस की गिरफ्त में पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल तो तुम ही ने अदा किया था। आज तुम किस मुंह से मुझसे रहम की उम्मीद कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दूं? मैं कोई साधु सन्यासी या पीर पैगंबर नहीं जो तुम्हें माफ़ कर दूं। अपना अहित करने वालों को मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसका 10 गुना अहित करना चाहूँगा। वह फिर रोने लगी। उसने सिर उठाया। लूट का रुपया कहाँ है? मैंने सवाल किया। वह बोली नहीं। वह विचलित नेत्रों से मेरा चेहरा देखती रही। मैंने रिवॉल्वर निकाल ली और बोला, देखो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझ में ज़्यादा सब्र नहीं है। अगर जान की सलामती चाहती हो तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दो, वरना कसम वाहे गुरु की ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी। उसका मुंह खुला और फिर बंद हो गया। और अगर तुम यह समझ रही हो कि अजीत या वजाहत अली या उनका कोई साथी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा तो यह ख्याल दिल से निकाल दो। इस वक्त कोई तुम्हारी मदद करने की स्थिति में नहीं है। बोलो, लूट का रुपया कहाँ है? रुपया यहाँ नहीं है, वह धीरे से बोली। यहाँ नहीं है? मैं संदिग्ध स्वर से बोला। तो फिर कहाँ है? रुपया दिल्ली में ही है। क्या? मैं हैरानी से बोला। मैं सच कह रही हूँ, वह बोली। डकैती के फौरन बाद ही जिस मुस्तैदी से पुलिस ने हमारी तलाश आरंभ कर दी, उसमें रुपया न केवल दिल्ली से निकाल ले जाना असंभव हो गया था, उल्टे रुपया हमें फंसा सकता था। इसलिए यही मुनासिब समझा गया था कि सारा मामला ठंडा होने तक रुपया दिल्ली में ही कहीं छुपा दिया जाए। दिल्ली में रुपया कौन सी जगह छुपाया गया है? महरौली के पास छतरपुर नाम का एक गांव है। रुपया वहां ठाकुर हरफूल सिंह के घर में छुपा हुआ है। हरफूल सिंह के घर का पता मुझे नहीं मालूम। मैंने घूर कर देखा उसे। भगवान कसम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठाकुर हरफूल सिंह को छतरपुर में हर कोई जानता है। किसी से भी पूछने से उसका पता मालूम हो जाएगा। यह ठाकुर हरफूल सिंह है कौन? अजीत का कोई रिश्तेदार है। भरोसे का आदमी है? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक सारा रुपया वह खुद ही हड़प गया हो? ऐसा नहीं हो सकता। अजीत को उस पर पूरा भरोसा है। तुमने ठाकुर हरफूल सिंह का घर देखा है? देखा है। मैं घर का पता नहीं जानती, लेकिन रास्ता जानती हूँ। गुड, तैयार हो जाओ। तुम फौरन यहाँ से मेरे साथ चल रही हो। कहाँ? दिल्ली। रश्मि का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? फ्यूज क्यों उड़ गया? तुम्हारी देश के कोने कोने में तलाश हो रही है। तुम्हारी वजह से मैं भी खामखा पुलिस के चक्कर में आ जाऊंगी। फिर क्या हुआ? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पुलिस वालों को भी यूं ही बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाओगी, जैसे तुमने दिल्ली में मुझे बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। वह चुप रही। वैसे तुम इसी हाल में भी मेरे साथ चलना चाहो तो कम से कम मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर से मैंने कमरे की चिटकनी लगा दी। अगले 10 मिनटों में मैं सारी इमारत में फिर गया।
नोटों से भरे लोहे से 7 बक्से कम से कम उस इमारत के भीतर कहीं छुपे हुए नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि रश्मि सच बोल रही थी। बाहर इतना बड़ा बाग था, बक्से उस बाग में कहीं जमीन खोद कर दफन कर दिए जाएं तो उन्हें तलाश करने के लिए पूरी फौज भी काफ़ी नहीं थी। मैंने नीचे हॉल का चक्कर लगाया। वजाहत अली और घनश्याम अभी भी बेहोश थे और उनके होश में आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। बाहर बाग में बेहोश पड़े अहमद और हमीद को देखने मैं नहीं गया। उनकी मुझे गारंटी थी कि वे जल्दी होश में आने वाले नहीं थे। मैं वापस रश्मि के कमरे के सामने पहुंचा। मैंने चिटकनी खोली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं समझ रहा था कि मैं रश्मि को काफ़ी आतंकित कर चुका था और अब वह मेरे साथ कोई चाल चलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन भूल गया था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा चालबाज लड़की थी। उसने खुद मुझे बताया था कि बैंक वैन डकैती की सारी स्कीम उसी की तैयार की हुई थी। मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। अब तक वह या तो वहाँ से निकलकर भाग चुकी थी या निकलने की तैयारी कर चुकी थी। रश्मि, मैं चिल्लाया, दरवाज़ा खोल दो वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। उत्तर नदारद। मैंने दरवाजे को 2-3 तगड़े धक्के दिए। दरवाज़ा बहुत मजबूत था। मेरी सिंगल सिलेंडर की बॉडी में इतना दम नहीं था कि मैं उसको केवल धक्कों से तोड़ पाता। बगल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं लपक कर उसमें घुस गया। मैंने कमरे के पृष्ठभाग की खिड़की खोली और बाहर झांका। वह खिड़की इमारत की साइड में खुलती थी। उस ओर बाहर रोशनी नहीं थी। मुझे अपनी जैकेट की जेब में पड़ी टॉर्च का ख्याल आया। मैंने टॉर्च जलाई और उसका प्रकाश बाहर रश्मि के कमरे की खिड़की की दिशा में डाला। खिड़की खुली थी। रश्मि, मैंने जोर से आवाज़ दी। प्रत्युत्तर में मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च का प्रकाश चारों ओर डाला। खिड़की के सामने के एक स्थान पर टॉर्च की रोशनी का दायरा ठिठका। उस रोशनी में मुझे जो दृश्य दिखाई दिया उससे मेरी आंखें फैल गई। सामने एक विशाल पेड़ था जिसकी एक नाजुक सी शाखा रश्मि के कमरे की खिड़की तक पहुंची हुई थी। रश्मि भारी खतरा उठाकर उस शाखा के सहारे उस पेड़ पर चढ़ गई थी। किसी प्रकार वह नाजुक शाखा टूटने से बच गई थी और तब तक वह उसको छोड़कर एक अन्य मजबूत शाखा पर पहुंच चुकी थी और अब बड़ी दक्षता से नीचे की ओर उतर रही थी। मेरी सीढ़ियों के रास्ते इमारत से बाहर पहुंचने तक वह पेड़ से उतरकर जंगल में कहीं गायब हो सकती थी और उसके बाद मैं सारी रात भी लगा रहता तो मैं उस घने और विशाल जंगल में उसे तलाश न कर पाता, जबकि मैं जल्दी से जल्दी वहां से कूच कर जाना चाहता था। रश्मि, मैं कहर भरे स्वर से बोला, मैंने तुम्हें देख लिया है, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रश्मि केवल एक क्षण के लिए ठिठकी और फिर पहले से दुगनी रफ्तार से पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगी। मैंने टॉर्च बाएं हाथ में पकड़ ली और दाएं हाथ से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं केवल एक क्षण हिचकिचाया, फिर मैंने उसकी दिशा में रिवॉल्वर तानकर घोड़ा दबा दिया। निशब्द वातावरण में गोली की आवाज़ बड़ी देर तक गूंजती रही। रश्मि के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली। मैंने उसकी पकड़ पेड़ की डाल से छूटती देखी, फिर उसका शरीर उलट गया। जमीन तक पहुंचने से पहले वह रास्ते में बड़ी जोर से एक पेड़ के तने जितनी ही मोटी शाखा से टकराई। मैं कमरे से निकला और नीचे भागा। इमारत से निकलकर मैं वहां पहुंचा जहां रश्मि गिरी थी। उसके समीप पहुंचकर मैंने टॉर्च का प्रकाश उसके शरीर पर डाला। वह होश में थी और जमीन पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। मैंने उसके शरीर का मुआयना किया। उस समय वह एक हाई नेक का पुलोवर और बेल बॉटम पतलून पहने हुई थी। गिरने से उसकी दोनों टांगें टूट गई थी और सिर और बाएं कंधे पर तगड़ी चोट आई थी। उसका खूबसूरत चेहरा भी काफ़ी छिल गया था। मैंने उसका सारा शरीर टटोला, लेकिन मुझे कहीं गोली लगी दिखाई नहीं दी। मैंने जिंदगी में पहली बार रिवॉल्वर चलाई थी। अगर गोली उसे लग गई होती तो मैं इसे करिश्मा मानता। शायद गोली चलने की दहशत से ही पेड़ की शाखा से उसके हाथ छूट गए थे और वह नीचे आ गिरी थी। विमल, विमल, वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। कमाल है, मैं बोला। कहाँ तुम लोग मुझे एक फालतू सी चीज़ समझकर पुलिस के हवाले कराए थे और कहाँ अब हर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। विमल, प्लीज़। बहरहाल जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हें भी अपने आप ही अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। शायद मैं अपने हाथों से
तुम्हारी खूबसूरत गर्दन मरोड़ने की हिम्मत कभी ना कर पाता। विमल, विमल, भगवान के लिए। मैं भगवान का एजेंट नहीं जो उसके लिए कुछ करूं। मैं उठकर खड़ा हो गया और शांत स्वर में बोला, सुबह तक तुम भगवान से अपनी सलामती की डायरेक्ट प्रार्थना करती रहो। मैंने सुना है अमजद नाम का कोई आदमी अजीत की जीप ठीक करवाने गया हुआ है। वह सुबह तक वापस लौटेगा। अगर सुबह तक तुम मर न गई तो वही तुम्हें अस्पताल पहुंचाएगा, या शायद वजाहत अली, अहमद, हमीद और घनश्याम में से किसी को जल्दी होश आ जाए और उनमें से कोई तुम्हारी मदद कर सके। फिलहाल तो तुम मौजूदा दर्द और तकलीफ के आलम में चीखो, चिल्लाओ और जहन्नम की आग में झुलसो। विमल, वह कातर स्वर से बोली, मुझ पर इतना जुल्म न ढाओ, मुझे इस हाल में न छोड़ो। विमल, प्लीज मुझे बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। विमल, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी, तुम्हारे पाँव की जूती बनकर रहूंगी। सो लॉन्ग स्वीट हार्ट। विमल, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, यहाँ तो मैं सर्दी से ही मर जाऊंगी। कम से कम मुझे इमारत के भीतर तो पहुंचा दो। गुड बाय डियरेस्ट, मैं भावहीन स्वर से बोला। उन घड़ियों को याद करने की कोशिश करो जो तुमने सुंदर नगर के फ्लैट में मेरे साथ गुजारी थी। अपने उन तमाम चाहने वालों को याद करो। इससे तुम्हारा दिल पहला रहेगा और तकलीफ की ओर से तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा और वक्त भी जल्दी कटेगा, बशर्ते कि सवेरा होने से पहले ही तुम्हारी राम कहानी समाप्त ना हो जाए। सो लॉन्ग डार्लिंग। विमल, विमल। अपने पीछे तड़पती हुई रश्मि को छोड़कर मैं टॉर्च की रोशनी में कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। ट्रेन द्वारा मैं दिल्ली पहुंचा। मैं निर्विघ्न नगर में दाखिल हुआ। स्टेशन पर पुलिस की निगरानी अभी भी थी, लेकिन वह दिल्ली से बाहर जाने वालों पर ही केंद्रित थी। दिल्ली में प्रवेश करने वालों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। मैं फतेहपुरी के एक घटिया से होटल में ठहरा। बाद में मैं DTU की एक बस पर सवार होकर महरौली पहुंचा और उसके बाद पैदल छतरपुर पहुंचा। ठाकुर हरफूल सिंह का घर तलाश करने में मुझे वाकई कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक मामूली सा एक मंजिला मकान था। उसकी साइड में बहुत बड़ा खलियान था और सामने खुला कंपाउंड था जिसमें एक बैलगाड़ी खड़ी थी और कुछ खेती बाड़ी का सामान और चारपाइयाँ पड़ी थी। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर हरफूल सिंह एक लगभग 55 साल का हृष्ट पुष्ट वृद्ध था जो मकान में अपने एक नौजवान नौकर के साथ अकेला रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह ठेके पर काश्त करवाता था। दिन का अधिकतर समय उसका नौकर भी खेत पर ही गुजारता था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि नौकर ठर्रा पीने का आदी था। ठाकुर को खाना वगैरह खिलाकर वह रात को 9 बजे के करीब गांव में मौजूद एक ऐसे ठिकाने पर चला जाता था जहां कच्ची शराब मिलती थी और वहां से अक्सर आधी रात को वापस लौटता था। इसका मतलब यह था कि रात के 9 बजे से लेकर आधी रात तक ठाकुर घर में अकेला होता था। मैं वापस शहर में लौट आया। फतेहपुर के सामने ही टैक्सी स्टैंड था। वहां बड़े ही संदिग्ध वातावरण में और रिपोर्ट हो जाने का काफ़ी खतरा उठाकर मैंने एक टैक्सी वाले को तैयार किया कि रात को 9 बजे वह मुझे छतरपुर ले जाए और वहां से जब मैं चाहूँ मुझे वापस भी लेकर आए। टैक्सी वाला तैयार हो गया। मैंने 50 रुपये उसे तुरंत दे दिए और बाकी के 50 रुपये उसे तब देने का वादा किया जब वह मुझे छतरपुर से वापस फतेहपुरी मेरे होटल में छोड़ आएगा। रात के 9 बजने तक मैं एक क्षण के लिए भी अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकला। ठीक 9 बजे टैक्सी वाला मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ छतरपुर रवाना हो गया। 10 बजे के आसपास हम छतरपुर पहुंचे। मैंने टैक्सी ठाकुर के मकान से काफ़ी परे ही छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ा। सर्दियों की रात थी। गांव का वातावरण लगभग उजाड़ हो चुका था। रास्ते में मुझे कोई इक्का दुक्का आदमी ही मिला जिसने कि मेरी ओर कतई ध्यान नहीं दिया। मैं ठाकुर के मकान के सामने पहुंचा। वातावरण एकदम शांत था। मैंने कंपाउंड में कदम रखा। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और फिर अपने आप शांत हो गया। मकान में भीतर बत्ती जल रही थी। शायद ठाकुर अभी सोया नहीं था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? तुरंत उत्तर मिला। मैं बोला। मैं कौन? मेरा नाम विमल है। मैं भोपाल से आया हूँ। मुझे अजीत ने भेजा है। ठहरो, खोलता हूँ। दरवाज़ा खुला। मैंने रिवॉल्वर ठाकुर की छाती पर रख दी। ठाकुर हक्का बक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। पीछे हटो, मैं नम्र स्वर से बोला। ठाकुर ने तुरंत आज्ञा का पालन किया।
मैं भीतर प्रविष्ट हुआ। मैंने पाँव की ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। घबराइए नहीं, मैं सांत्वनापूर्ण स्वर से बोला। मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। बेटा, ठाकुर कंपित स्वर से बोला। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। लूट का माल कहाँ है? लूट का माल? हाँ, डकैती का रुपया, 7 बक्सों में बंद वह 39 लाख रुपया जो अजीत ने आपको सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है। ठाकुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुझे सख्ती के लिए मजबूर न कीजिए जनाब, मैं नम्र स्वर से बोला। लेकिन मैंने चारों ओर निगाह दौड़ाई। जिस कमरे में हम मौजूद थे उसके पीछे भी एक और कमरा था। दाईं ओर भी आगे पीछे 2 कमरे थे। मैंने आगे बढ़कर पहले पिछले कमरे में और फिर बारी बारी दाईं ओर के 2 कमरों में झांका। वे चारों ही कमरे लूट का माल छुपाने के लिए मुनासिब नहीं थे। मैंने जल्दी से मकान के पिछवाड़े का भी एक चक्कर लगाया। जब मैं वापस पहले वाले कमरे में आया तो मैंने ठाकुर को एक लकड़ी का संदूक खोलकर उसमें से कुछ निकालने का उपक्रम करते हुए पाया। जो कुछ वह निकालने की कोशिश कर रहा था उसकी झलक मुझे पहले ही मिल चुकी थी। वह एक पुरानी सी बंदूक थी। क्या फायदा? मैं धीरे से बोला। ठाकुर चिहुक कर सीधा खड़ा हो गया। बंदूक उसके हाथों से निकल गई। क्यों बुढ़ापे में अपनी जान देने पर तुले हैं आप? पता नहीं बाबा आदम के जमाने की वह बंदूक चलेगी भी या नहीं। ठाकुर ने होठों पर जुबान फेरी। रुपया खलियान में है ना? मैंने पूछा। ठाकुर एकाएक बेहद व्याकुल दिखाई देने लगा। रुपया जरूर खलियान में है, मैं दृढ़ स्वर से बोला। और इस बारे में आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपके इस खलियान में मुझे रुपया छुपाने के लिए खलियान से बेहतर कोई जगह दिखाई नहीं दी। वह चुप रहा। खलियान में ताला लगा हुआ है? उसने जल्दी से सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। चाबी संभालिए और मेरे साथ चलिए। अनिच्छा पूर्वक ही सही, लेकिन ठाकुर ने मेरे आदेश का पालन किया। मैं उसके साथ मकान से बाहर निकल आया और खलियान की ओर बढ़ा। ठाकुर ने चाबी लगाकर खलियान का ताला खोला। हम दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। मैंने अपने पीछे द्वार भिड़का दिए। सौभाग्यवश खलियान में भी बिजली का कनेक्शन था। ठाकुर ने मेरे कहे बिना ही बिजली का स्विच ऑन कर दिया। वह एक विशाल खलियान था जो 3/4 भूसे से भरा हुआ था। मैंने चारों ओर एक सरसरी निगाह डाली और फिर वृद्ध से बोला, रुपया भूसे के नीचे दबा हुआ है? वृद्ध चुप रहा। मैंने पूछा है, रुपया भूसे के नीचे दबा हुआ है? मैं कर्कश स्वर से बोला और मैंने रिवॉल्वर की नाल से उसकी पसलियों को टहोका। हाँ, ठाकुर हकलाता हुआ बोला। हाँ, गुड, मैं बोला। भूसा हटाना शुरू करो। मैं? और कौन? आगे बढ़ो। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन दमदार बूढ़े आदमी हो, शुरू हो जाओ। वृद्ध ने तुरंत भूसा हटाना आरंभ कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद भूसे के नीचे दबा पहला लोहे का बक्सा दिखाई दिया। फिर अगले 5 मिनटों में 7 बक्से मेरे सामने प्रकट हो गए। मेरे नेत्र चमक उठे। मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा बक्सों के बैंक के ताले पहले ही तोड़े जा चुके थे। एक बक्से का ताला तो मेरे सामने ही सुंदर नगर के फ्लैट के गैरेज में तोड़ा गया था। बाकी के 6 बक्सों के ताले भी वैसे ही लोहे की छड़ की सहायता से उमेट कर तोड़ दिए गए थे। मैंने बक्सों में भरे नोटों का मुआयना करना आरंभ किया। ज्यों-ज्यों मेरी निगाह नोटों पर पड़ती गई, मेरा मन निराशा से भरता गया। मैं इलाहाबाद में अकाउंटेंट की नौकरी कर चुका था। मैं उस प्रकार के नोटों को अच्छी तरह पहचानता था। वे नोट थे जो बेहद पुराने और खस्ता हो चुके थे और जिन पर यूनियन बैंक की मोहर लगी हुई थी। तकदीर की मार कि जिस दिन हम लोगों ने बैंक की वैन लूटी थी, उस दिन वैन में वे नोट ढोए जा रहे थे जो रिजर्व बैंक में नष्ट करने के लिए भेजे जा रहे थे। ऐसे नोट रिजर्व बैंक में जला दिए जाते थे और उनके स्थान पर नए नोट छापने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसे नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करना खामखा मुसीबत को दावत देना था। अजीत वगैरह को निश्चय ही इस हकीकत की जानकारी नहीं थी। वे 1 साल बाद उन नोटों को खर्च करना आरंभ करने का इरादा रखते थे। उस समय जब उन्हें यह मालूम होता कि उन नोटों की कीमत रद्दी कागजों जितना भी नहीं थी, तो पता नहीं उन पर क्या गुजरती। केवल एक बक्से में कुछ नोट ऐसे थे जो स्क्रैप की श्रेणी के नहीं थे। शायद उसी बक्से में से वे 1 लाख के नोट निकले थे जो मुझे फंसाने के लिए सुंदर नगर के फ्लैट की किचन के एक ड्रम में छुपाए गए थे। उस बक्से में 100-100 के नोटों की केवल 10 गड्डियां थी।
जो मैंने अपनी जैकेट की भीतरी जेबों में डाल ली। बाकी के नोटों की ओर मैंने अभी हाथ ही बढ़ाया था कि मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, नेवर माइंड, बाकी हमारे लिए छोड़ दो। मैंने चिहुक कर पीछे देखा। दरवाजे के पास गंजा चौधरी खड़ा था। उसकी बगल में एक सूट पहने और सिर पर फेल्ट पहने एक सूरज से ही खतरनाक लगने वाला आदमी खड़ा था। उन दोनों से थोड़ा पीछे हटकर दो और आदमी खड़े थे। एक नरपत था और दूसरा वह सशस्त्र गार्ड था जिसकी सूरत मुझे लॉरेंस रोड वाली इमारत के अपने जेल नुमा कमरे के गलियारे के बाहर अक्सर दिखाई देती रही थी। चारों आदमियों के हाथों में रिवॉल्वरें थी और हर रिवॉल्वर की नाल मेरी ओर थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और हक्का बक्का सा उन लोगों का मुंह देखने लगा। पता नहीं वे लोग वहां कैसे टपक पड़े थे। चौधरी आगे बढ़ा। उसने मेरी पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में कर ली। आखिर वह रिवॉल्वर मूल रूप से थी तो उसी की। विमल, चौधरी बोला, बॉस से मिलो। हैट वाला मुस्कुराया। मेरे होठों पर भी एक खिसियानी मुस्कुराहट आई। तुम्हें हम लोगों को यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि हम कहाँ से टपक पड़े, हैट वाला बोला, है ना? सख्त हैरानी हो रही है जनाब, मैं बोला, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे लॉरेंस रोड की इमारत से निकलकर भागने के पहले 24 घंटों के अतिरिक्त तुम एक क्षण के लिए भी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं हुए हो। मैं हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। नहीं, मैं अविश्वासपूर्ण स्वर से बोला। चौधरी तो तुमसे इतना खफा था कि तुम्हें तभी कत्ल कर देना चाहता था। हैट वाला बिना अपने कथन की मुझ पर हुई प्रतिक्रिया की ओर ध्यान देता हुआ बोला। जब उसे यह मालूम हुआ कि तुम जंतर मंतर के सामने के हिप्पियों के गेस्ट हाउस में मौजूद हो, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोका। मैंने उसे समझाया कि शायद तुमने सच ही बोला हो। शायद तुम वाकई अपने साथियों से 25 लाख रुपया दिलाने की स्थिति में नहीं थे। शायद तुम वाकई अपने साथियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए थे। हमें चोट तो हो ही गई थी। भविष्य में दौलत मिलने के लालच में हम तुम्हें जेल से निकालने जैसा खतरनाक काम में हाथ डाल बैठे थे। वह पहला और आखिरी काम था जो हमने बाद में रुपया मिलने के आश्वासन पर किया था। अब चौधरी अगर तुम्हें मार भी देता तो हमें क्या हासिल होता? कुछ भी नहीं। हासिल कुछ भी नहीं हुआ और बेवकूफ़ अलग से बने। इसलिए मैंने इसे राय दी कि यह बड़े सब्र से तुम्हारी निगरानी करे। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपना हिस्सा वसूल करने की खातिर अपने साथियों की तलाश की कोशिश जरूर करोगे, चाहे तुम तलाश में कामयाब ना हो सको। बहरहाल तुम कामयाब हुए और हमें सब्र का फल मिला। क्यों चौधरी? चौधरी ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वह अभी भी खा जाने वालों निगाहों से मुझे घूर रहा था। यानी कि? मैंने निरर्थक सा प्रश्न किया। मैं हर जगह हर क्षण आप लोगों की निगाहों में था। बिल्कुल, बॉस बोला। चौधरी और उसके साथी हर क्षण साये की तरह तुम्हारे पीछे लगे रहे थे। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, भोपाल, हर जगह। क्यों चौधरी? जी हाँ, चौधरी बोला, और मैं उन हरकतों की भी शहादत हूँ जो तुमने खजुराहो में मार्गरेट नाम की उस हिप्पी छोकरी से अलग होने तक उसके साथ की। लक्की बास्टर्ड, बॉस प्रशंसापूर्ण स्वर से बोला। इलाहीबाग के फार्म हाउस में जो कुछ गुजरा वह भी तुम्हें मालूम है? मैंने पूछा। तुमसे ज़्यादा मालूम है, चौधरी बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए, अहमद नाम के जिस गार्ड को तुम उसकी राइफल सहित इमारत के पिछवाड़े में पेड़ों के पीछे बेहोश पड़ा छोड़ आए थे, वह न केवल तुम्हारी उम्मीद से बहुत पहले होश में आ गया था, बल्कि वह इतना होशियार भी था कि पलक झपकते ही सारी स्थिति समझ गया था। वह पिछवाड़े के परनाले के पाइप के सहारे छत पर चढ़कर इमारत में पहुंचने की फिराक में था जब मैंने उसे ठंडा किया था। अगर वह भीतर पहुंच जाता तो तुम्हारा काम तमाम करना उसके लिए मामूली बात थी। कमाल है, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। ओके, एकाएक बॉस बड़े गंभीर स्वर में बोला। स्टॉप एक्सचेंजिंग नोट्स, लेट्स स्नैप आउट ऑफ इट। चौधरी, सारा माल समेटो। सारा? मैं अपने स्वर में ज़्यादा से ज़्यादा निराशा उड़ेलता हुआ बोला। मेरे लिए तो वह माल रद्दी का ढेर था। मैं तो उसे वैसे ही वहाँ छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उन लोगों को अभी यह बात मालूम नहीं थी और भविष्य में भी पता नहीं मालूम होने वाली थी या नहीं। हाँ, बॉस क्रूर स्वर से बोला। सारा, हमने तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है, तुम्हारी यही सजा है। लेकिन शट अप, तुम यही गनीमत समझो कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं।
लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप मुझे अपनी छत्र छाया में लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके आदमियों के साथ काम करूं। कभी चाहता था, अब नहीं चाहता। तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक आदमी हो। जो हाल तुमने भोपाल में अपने साथियों का किया है, उससे मुझे लगता है कि मेरे गैंग में आकर भी तुम कोई गुल खिलाए बिना नहीं रहोगे। मैं होशियार आदमी की कदर करता हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा माल हजम करके तुम्हें वापस पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो। मैं चुप रहा। चौधरी, जल्दी करो। चौधरी और नरपत खलियान से बाहर निकल गए। जब वे वापस लौटे तो उनके साथ 2 आदमी और थे। वे अपने साथ कई उस प्रकार के बड़े बड़े कैनवस के बैग लेकर आए थे जैसे डाक खानों में डाक भरने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पलक झपकते ही बक्सों का सारा रुपया उन बैगों में भर दिया गया। अपने पीछे खाली बक्सों और भूसे से भरे खलियान के बीच में खड़े मुझे और ठाकुर हरफूल सिंह को छोड़कर वे वहां से विदा हो गए। कुछ क्षण बाद बाहर से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। कितनी ही देर मैं बुद्ध की तरह वहां खड़ा रहा। वाहे गुरु सच्चे पातशाह। अंत में एक गहरी सांस के साथ मेरे मुंह से निकला, तेरे रंग निराले। मैंने ठाकुर हरफूल सिंह के चेहरे पर दृष्टिपात किया। रुपया चले जाने के गम से उसकी सूरत लाल जैसी सफेद हो गई थी। घबराइए नहीं जनाब, मैं बोला। अजीत मर चुका है। आपसे माल वापस मांगने के लिए कोई नहीं आने वाला। लेकिन बक्सों को ठिकाने लगाना न भूलिएगा। मैं खलियान से बाहर निकल आया। मैंने अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में धंसा दिए और धीरे धीरे सीटी बजाता हुआ उस ओर बढ़ा जिधर मैं टैक्सी वाले को अपना इंतजार करने के लिए छोड़ आया था। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।